आज हम एक आज आपका नया पेपर स्टार्ट करते हैं जिसको हम शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन के नाम से जानते हैं। सैद्धांतिक पेपर है, बड़ा लेंथी पेपर है। इसकी जो फर्स्ट यूनिट है इसमें आपको नियोजन और प्रबंधन के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, जो कि फर्स्ट यूनिट है, जिसको आप अर्चना मैडम से पढ़ेंगे। वो अब जैसे जैसे शेड्यूल बनेगा वो अपना क्लास लेंगी। मैं सेकेंड यूनिट इस समय ले रही हूँ, जिसमें मैं बताऊंगी कि प्रारंभिक शिक्षा के विकास में कौन कौन से अभिकरण या कौन कौन सी एजेंसीज काम कर रही हैं और उनका क्या रोल है। इनमें बेसिकली जो 5 नेशनल लेवल पर अगर हम देखें तो सबसे पहले आती है एनसीईआरटी, एनसीटीई, न्यूपा, यूजीसी और इग्नू। नेशनल लेवल पर हमें 5 एजेंसीज के की स्थापना क्या हुई, कब हुई, उनके उद्देश्य क्या थे, वो उनका क्या क्या फंक्शन है और उनका क्या इम्पैक्ट आ रहा है प्रारंभिक एजुकेशन, प्रारंभिक शिक्षा पर, उसको स्टडी करेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान संस्थान या NCERT, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसकी स्थापना 1961 में की। 1961 में कई छोटी छोटी संस्थाएं थी जो प्राइमरी एजुकेशन या एजुकेशन के फील्ड में काम कर रही थी। सेंट्रल लेवल पर अगर हम देखें, राष्ट्रीय स्तर पर कुछ 7 ऐसी संस्थाएं थी जो शिक्षा के क्षेत्र में अलग अलग दायित्वों का निर्वहन करती। इस बात की जरूरत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने महसूस की कि ये चूंकि अलग अलग होके काम कर रहे हैं तो इनमें उतना कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है जितना इनको कोऑर्डिनेटेड वे में या समन्वित रूप से कार्य करने की आवश्यकता है। तो इस आवश्यकता को ध्यान देने के लिए बेसिक जो रीजन था वो ये था कि स्कूल एजुकेशन के फील्ड में, स्कूल एजुकेशन फील्ड में इम्प्रूवमेंट के लिए एक संस्थान की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। तो ऑल टुगेदर एक नया संस्थान खोलने की बजाय ये सोचा गया कि इन 7 संस्थाओं को मिलाकर कोई एक राष्ट्रीय संस्था बनाई जाए, और इस विचार का जो परिणति हुई वो होती है एनसीईआरटी की स्थापना से। ये 7 संस्थाएं जो उस समय काम कर रही थी, जिनको बाद में जो है एकीकृत करके राष्ट्रीय संस्थान बनाया गया, जिसको हम एनसीईआरटी कह रहे हैं। इनमें से पहला था आपका केंद्रीय शिक्षा संस्थान। क्लियर दिख रहा है? दूसरा था आपका राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान। केंद्रीय पाठ्य पुस्तक हाँ, कोई दिक्कत आ रही है? नो मैम। नो मैम। केंद्रीय पाठ्य पुस्तक अनुसंधान यानी रिसर्च
के लिए बनाया जा रहा था, का काम कर रहा था। ये रिसर्च करके बता रहा था कि सेंट्रल लेवल पे कि किस तरीके की बुक्स की जरूरत है। केंद्रीय पाठ्यपुस्तक अनुसंधान ब्यूरो। हम लिख लेंगे। ये 3 नोट कर लो, ऊपर का बेटा। मैम ये क्या ब्यूरो? केंद्रीय पाठ्यपुस्तक अनुसंधान ब्यूरो। चौथा है आपका केंद्रीय व्यावसायिक केंद्रीय शिक्षा, केंद्रीय शिक्षा और व्यावसायिक निर्देशन। राष्ट्रीय दृश्य श्रव्य, दृश्य श्रव्य यानी ऑडियो विजुअल, शिक्षा संस्थान। मूल शिक्षा केंद्र, फंडामेंटल सेंटर ऑफ एजुकेशन। माध्यमिक शिक्षा प्रसार कार्यक्रम निदेशालय। ठीक, ये टोटल 7 ऐसी एजेंसीज थी जो उस समय शिक्षा के क्षेत्र में अलग अलग ड्यूटीज फुलफिल कर रही थी। इन सातों और काफी हद तक देखिए कि इनके काम काफी ओवरलैपिंग है। केंद्रीय शिक्षा संस्थान, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, शिक्षा से रिलेटेड संस्तुतियां करना, उससे रिलेटेड काम करना। पाठ्य पुस्तक अनुसंधान ब्यूरो, ये थोड़ा अलग है, लेकिन जब शिक्षा संस्थान है तो पाठ्य पुस्तक उससे बहुत कुछ इंटर रिलेटेड है। माध्यमिक शिक्षा प्रसार कार्यक्रम, ये भी शिक्षा से रिलेटेड है। मूल शिक्षा, फंडामेंटल एजुकेशन, बेसिक शिक्षा से रिलेटेड है। राष्ट्रीय दृश्य श्रव्य, ऑडियो विजुअल एड के थ्रू जो है वो कैसे पढ़ाया जाए, उसके लिए अलग संस्थान था। और वोकेशनल एजुकेशन के लिए एक अलग संस्थान था। तो इन सारे संस्थानों को मिलाकर 1961 में गवर्नमेंट, ये ऊपर वाला आप नोट करिए। जी मैम। जी मैम। जी मैम। सातों अब कर दो। जी मैम। इन सातों एजेंसीज को मिलाकर हमारे यहाँ स्थापना होती है एनसीईआरटी। उस समय एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन थी। एनसीईआरटी की स्थापना किसके अंतर्गत, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत होती है? MOE, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। जी 1985 से ये मिनिस्ट्री चेंज हो जाती है और अब आती है MHRD।
से सब परिचित होंगे। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो वर्तमान में जो एनसीईआरटी है वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है, और जो मिनिस्टर्स ऑफ एजुकेशन है स्टेट्स के, और सेंटर में जो एचआरडी मिनिस्टर होते हैं उनका सीधे जो कोऑर्डिनेशन होता है वो एनसीईआरटी के निदेशक से होता है। वर्तमान में जो एनसीईआरटी के निदेशक हैं जिसे हम डायरेक्टर भी कहते हैं, वो है आपके डॉक्टर ऋषिकेश सेनापति। डॉक्टर सेनापति एक जाने माने शिक्षा शास्त्री हैं जो इस समय एनसीईआरटी के चेयरमैन या डायरेक्टर। इसका जो लोगो होता है, अब उसको एग्जैक्टली ड्रॉ करना थोड़ा कठिन है, लेकिन आप मोटा मोटा मान के चलिए कि 3 सर्कल में बना रही हूँ। ये 3 सर्कल ना होके आप मान के चलिए क्या है, हंस है। जो लोगो है उसमें 3 हंसों की आकृति है। ये इस तरीके से जाके कुछ इस तरीके की शेप आप देखते हो। ऐसे ही यहाँ पर भी आके ये शेप ऐसे ले लेता है, और यहाँ पर ये 3 हंस है। इन 3 हंसों का प्रतीक क्या है? हंस जो होता है, हंस हमारे यहाँ माना गया है किसका प्रतीक? ज्ञान का प्रतीक। तो ये जो 3 हंस है ये ज्ञान का प्रतीक है। अब 3 क्यों है? 3 इसलिए है कि एनसीईआरटी के 3 मुख्य कार्य बताए हैं। पहला है R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। दूसरा है ट्रेनिंग, इसमें लिख रही हूँ अलग से भी। और तीसरा है एक्सटेंशन। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, शोध एवं विकास। ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण। एक्सटेंशन यानी प्रसार। अभी हम इसको बहुत डिटेल में लेके जाएंगे कि इनके क्या ऑब्जेक्टिव थे जब इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत हमने ये एनसीईआरटी स्थापित की थी। उसको 6-7 पॉइंट हम समराइज करेंगे, लेकिन अगर मोटे तौर पे देखा जाए तो वो सारे के सारे पॉइंट इन्हीं 3 एरियाज से रिलेटेड है कहीं ना कहीं। तो जब इसका लोगो बनाया गया तो मुख्य उद्देश्य जो ध्यान में रखी गए वो था शोध एवं विकास, प्रशिक्षण और प्रसार। प्रसार किसका होगा? ज्ञान का। इसका जो ध्येय वाक्य है, विद्यामृत नश्यते। विद्यामृत श्रुमते। इस ध्येय वाक्य को जो लिया गया है वो ईशावास्योपनिषद से लिया है। हेलो मैम। हाँ बेटा। बोर्ड क्लियर दिखाई नहीं दे रहा। मुझे बताना। वास्योपनिषद
ईशावास्योपनिषद से ये इसका ध्येय वाक्य लिया गया है। इसका अर्थ क्या है कि विद्या से अमृत की प्राप्ति। जी मैम। ठीक, तो ये हमने क्योंकि जो लोगों वगैरह ये बताया, इसका बेसिक रीजन ये है कि जब हम किसी भी संस्था को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें उसका ध्येय वाक्य और उसका लोगो, उसकी फिलॉसफी, उसके दर्शन के बारे में बहुत सारी चीजें दे जाता है कि उनका जो उद्देश्य होता है वो कहीं ना कहीं उनके लोगों में परिलक्षित होता है। तो हम लोगों की बात करें, ये ईशावास्योपनिषद से इनका ध्येय वाक्य लिया गया, जिसका मतलब है विद्या से अमृत की प्राप्ति। और 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव इनके दिमाग में रहे होंगे जब इन्होंने संस्थान शुरू किया। पहला रिसर्च एंड डेवलपमेंट, दूसरा ट्रेनिंग और तीसरा एक्सटेंशन। शोध एवं विकास, प्रशिक्षण और प्रसार। इन 3 हंसों का मतलब है कि ज्ञान के इन तीनों क्षेत्रों को हम इंटरट्वाइंड कर दें, जोड़ दें, तब हमारा जो उद्देश्य होता है उनकी प्राप्ति। यहाँ तक कोई डाउट? जी नहीं मैम। नो मैम। एनसीईआरटी का जो मुख्यालय है वो दिल्ली में है, अरविंदो मार्ग पर। एनसीईआरटी जो है ये बाध्यकारी संस्था नहीं, मतलब इसकी जो भी रिकमेंडेशन है सरकार उनको मानने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं कि जो एनसीईआरटी है शीर्षस्थ अपेक्स बॉडी है, शीर्षस्थ है, स्वायत्त ऑटोनॉमस है, तो अपने कार्य को करने के लिए स्वतंत्र है, हम पर से इसको डायरेक्शन प्रोवाइड नहीं कराएगा। शीर्षस्थ है, स्वायत्त है और सलाहकारी है। किसको सलाह देती है? एमएचआरडी यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इंडस्ट्री को सलाह देती है। तो इसका मुख्य कार्य क्या है कि ये सलाह देने का काम है। अब हम अगले जो टॉपिक्स हेड्स में पढ़ेंगे, ये तो हमने मोटा मोटा समझ लिया कि एनसीईआरटी बेसिकली है क्या, उसका लोगो क्या है और एमएचआरडी को सलाह देती है। हाँ, तो हम सेंटर में एमएचआरडी को जी और मैम। स्टेट्स में ये सेंटर में एमएचआरडी को सलाह देती है और स्टेट्स में ये मिनिस्टर्स एजुकेशन, जो भी वहां के शिक्षा मंत्री होंगे, राज्य शिक्षा मंत्री, उनको सलाह देती है और इन दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन का भी काम है। क्लियर? जी मैडम। जी। अच्छा, एनसीईआरटी को बेसिकली आप जानते किस विषय से? अगर हम जनरली बात करें, जो एनसीईआरटी के बारे में अक्सर जो बात करते हैं वो किस चीज को लेकर करते हैं कि एनसीईआरटी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल क्या होगा। तो अगर हमारे जीवन को कुछ चीज टच करके चलती है, उसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी ज्यादा होगी। तो हमारे जीवन को सबसे ज्यादा, छात्रों के जीवन को सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट डालती है वो है पाठ्य पुस्तकों का, जो कि एक पहले एक स्वतंत्र संस्था थी, उसके अंतर्गत आता था, परंतु इस समय एनसीईआरटी का एक महत्वपूर्ण दायित्व प्रकाशन का। हम पहले बात करते हैं कि इसके उद्देश्य, जिन उद्देश्यों को लेकर सबसे पहले हमने बात की एनसीईआरटी है क्या, एनसीईआरटी के बारे में जाना, एनसीईआरटी की स्थापना। मैम रिपीट कर दो, वॉइस नहीं आ रही है आपकी। सबसे पहले हमने जाना कि एनसीईआरटी की स्थापना क्यों की गई और एनसीईआरटी क्या है। हेलो मैम। हेलो मैम। हाँ मैम ये कह रही थी कि ऑडियो म्यूट करवा दीजिए, क्योंकि स्टूडेंट्स की प्रोफाइल आ रही है तो आप बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा है उससे। म्यूट कर दिया सबने। एनसीईआरटी के बारे में जाना कि एनसीईआरटी क्या है, इसकी स्थापना क्या, कैसे हुई, क्यों हुई। दूसरी बात हमें जो जाननी है कि इसका उद्देश्य क्या था, अब इसके उद्देश्यों के बारे में बात करें। तीसरी बात हम बात करेंगे कि उद्देश्य थे लेकिन वर्तमान में कार्य किस तरीके से, उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्या कार्य कर रही है, फंक्शंस क्या है।
चौथी बात हम करेंगे इसकी कौन कौन ये जो कार्य करती है वो किन इकाइयों के द्वारा करती है, इसकी कौन कौन सी इकाइयां हैं एवं प्रभाग। ये थोड़ा टफ हिंदी लग रही होगी आपको, इसको इंग्लिश में कहते हैं यूनिट्स एंड डिपार्टमेंट्स। और इसके द्वारा कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, प्रमुख कार्यक्रम जो भी चलाए, ठीक है। ये एक पूरे लेक्चर का आप अगर देखें तो आउटलाइन ही रहेगी, इसके बारे में इस चीज को हम कवर कर चुके हैं। तो हम आते हैं उद्देश्यों। मैम प्रभाग कब लिखते हैं और विभाग कब लिखते हैं, अंतर क्या है मैम इसमें? बेटा ये तुमसे रिसर्च करना पड़ेगा और टफ क्वेश्चन पूछ दिया है ना, देखना पड़ेगा, इतना हिंदी नहीं आती। जी इसका उद्देश्य था कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर समान पाठ्यक्रम लागू। तो पहला उद्देश्य था राष्ट्रीय स्तर पर समान पाठ्यचर्या इस उद्देश्य की प्राप्ति हुई किसके रूप में, इन्होंने जो फाइनल जो करिकुलम फ्रेमवर्क दिया वो एलजीएफ 2005 दिया। इसको हम आगे चल के काफी डिटेल पता नहीं, ये शायद आपके लास्ट सेमेस्टर में था, सेकंड सेमेस्टर में एलजीएफ 2005 पढ़ा होगा। तो पहला इनका उद्देश्य था कि राष्ट्रीय स्तर पर एक कॉमन करिकुलम बनाया जाए जिससे प्रांतीय स्तर पर जो शिक्षा के क्षेत्र में विसंगतियां हैं वो दूर की जा सके। दूसरा इंपॉर्टेंट इनका फंक्शन था, उद्देश्य जो था कि उस समय जिस समय ये संस्था बनी है उस समय देश में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति काफी खराब है। तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन यूईई यानी सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति। तीसरी बात थी इनकी शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार करना, टीचर एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट लाना। हेलो मैम। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अनुप्रयोग शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में नवीन विधाओं का अनुप्रयोग। इसको थोड़ा समझने की जरूरत है, नवीन विधाओं के अनुप्रयोग से क्या मतलब है। टाइम टू टाइम बहुत सारी चीजें ऐसी होती रहती है, रिसर्चेस के बेसिस पे हम पाते हैं कि इस तरीके की स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी, इस तरीके का टीचिंग मेथड ज्यादा इम्पैक्टफुल होंगे, और अगर इस तरीके से ना पढ़ाकर दूसरी तरीके से पढ़ाया जाए तो वो ज्यादा इम्पैक्टफुल आएगा। तो टीचिंग लर्निंग को इफेक्टिव बनाने के लिए जो नवीन विधाएं हैं उनको
अनुप्रयोग, अनुप्रयोग करना, विधाओं का अनुप्रयोग, अनुप्रयोग यानी यूज करना, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया, यही कहते हैं अनुप्रयोग को प्रेरित करना। पांचवा, याद करो कि इसमें जब हमने उन 7 इंस्टीट्यूट की बात की थी तो एक वोकेशनल एजुकेशन से रिलेटेड था, तो अब वो उद्देश्य भी इसी के साथ आगे जुड़ जाता है, तो व्यावसायिक शिक्षा का विकास करना, ये भी इसका उद्देश्य हो गया, व्यावसायिक शिक्षा का विकास। uh, 1961 में वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, तो जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन था वहां से आया और उसको उन्होंने यहाँ पे अडॉप्ट कर लिया कि वहां पर उन्होंने कहा था कि शिक्षा का व्यावसायिकरण होना चाहिए, तो उन्होंने कहते हैं व्यावसायिक शिक्षा का विकास। एक और चीज उस समय डिमांड चल रही थी कि जो स्पेशल एजुकेशन है उसको प्रमोट करना, तो जो विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे हैं, विशेष आवश्यकता समूह की शिक्षा, का विकास करना। बालिका शिक्षा को प्रमोट करना, और अर्ली चाइल्डहुड केयर यानी पूर्व प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना। क्लियर है? कुल 7-8 पॉइंट है, मोटे मोटे सब उन्हीं तीनों ऑब्जेक्टिव्स के आसपास घूमते हैं। सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव आता है आपका कि एक समान पाठ्यक्रम का निर्माण करना, फिर उसको लागू करवाना भी इनके उद्देश्य में शामिल हो जाता है। तो सबसे पहला कि एक समान पाठ्यचर्या का निर्माण करना, उसके बाद टीचर एजुकेशन को प्रमोट करना, शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, जो टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट है उसमें नई नई चीजों को इनकॉर्पोरेट करना, शिक्षण अधिगम व्यावसायिक शिक्षा का विकास करना, वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, गर्ल एजुकेशन और अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। क्लियर है? फिर से एक बार रिवाइज करूं। सबसे पहले करिकुलम, उसके बाद यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, फिर उसके बाद आपका आता है टीचर एजुकेशन के बाद incorporation of new methods in teaching learning process, vocationalization of education, special education, female या girl child education, early childhood care and pre-primary education को promote करें। तो ये 7 उद्देश्य, इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए उसने अपने कुछ फंक्शंस, एक मोडस ऑपरेंडी डेवलप की, और अब हम इसकी बात करेंगे कि इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एनसीईआरटी द्वारा क्या कार्य राष्ट्रीय स्तर पर किए जाते हैं। पहला हमने क्लियर कर लिया, दूसरा उद्देश्य हमने क्लियर किए, अब हम तीसरी बात करेंगे कार्य, क्या क्या कार्य करें।
सबसे पहला आपने अगर वो हाल से याद हो तो सबसे पहला काम क्या था? R&D याद है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर शोध को बढ़ावा देना, शोध कार्य संपादित करना। मैम बोर्ड नहीं दिख रहा है, बार बार चला मैम, जाता है। ये बात इंपॉर्टेंट आपने उसमें देखा होगा ट्रेनिंग, पहला R&D, दूसरा ट्रेनिंग। तो पूर्व सेवा पूर्व एवं सेवारत, प्री सर्विस और इन सर्विस। सेवा पूर्व एवं सेवारत शिक्षकों या अगर कोई शिक्षणेतर कर्मचारी है तो उसकी भी शिक्षकों और को प्रशिक्षण प्रदान करना। तीसरा जो इम्पोर्टेंट काम क्या है इनका, ये टीचिंग मेथड, टीचिंग कंटेंट डेवलप करना, पाठ्य पुस्तकों एवं पाठ्य सामग्री को विकसित का निर्माण करना। एक इम्पोर्टेंट काम ये है कि ये लोग सर्वे कराते हैं, नेशनल लेवल पे बहुत सारे सर्वे का आयोजन करते हैं, जिसके द्वारा हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन से शैक्षिक विषय और कौन से शैक्षिक कार्यक्रम उन किस तरीके से फ्रूटफुल हो रहे हैं या फिर उनकी कोई जरूरत अब नहीं। तो शैक्षिक विषयों जो टीचिंग सब्जेक्ट्स हैं, एजुकेशनल सब्जेक्ट्स हैं, वो या जो एजुकेशनल पाठ्यक्रम, शैक्षिक कार्यक्रम, एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं, वो कितने फ्रूटफुल हैं, इसको इवैल्यूएट करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सर्वेक्षण कराना। एजुकेशन टेक्नोलॉजी का एक डिपार्टमेंट था जो अब एनसीईआरटी के अंतर्गत आ गया है। तो शैक्षिक तकनीकी का विकास है, आधुनिक शैक्षिक एक तो आईसीटी, जिसको हम कहते हैं आईसीटी को यूज करना और उसको प्रमोट करना। आधुनिक शिक्षक शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग
और इसके बारे में प्रचार प्रसार करना। एक चीज हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, स्टेट और सेंटर के बीच में शिक्षा संबंधी नीतियों को समन्वित करना, कोऑर्डिनेट करना। केंद्र एवं राज्य सरकारों के मध्य शिक्षा संबंधी विचारों का आदान प्रदान, एवं समन्वय। ठीक, ये इसके फंक्शंस हैं जो एनसीईआरटी करती है। सबसे पहली बात, जो सबसे पहला काम करती है कि रिसर्च कराती है। दूसरा काम, ट्रेनिंग देती है टीचर्स को, प्री सर्विस और इन सर्विस टीचर्स को ट्रेनिंग देती है। तीसरी बात, जो सर्वे नेशनल लेवल पे सर्वे कंडक्ट कराती है। फिर उसके इसके अतिरिक्त ये और काम करती है, जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है उसको यूज करती है और उसको प्रमोट करती है। सेंटर और स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन, थॉट्स का आदान प्रदान और समन्वय का काम एनसीईआरटी के द्वारा होता है। और नेशनल लेवल पर सर्वे भी होते हैं, जिससे कि जो अलग अलग कार्यक्रम है वो कितने फ्रूटफुल है या उनकी उपयोगिता कितनी है, इसको इवैल्यूएट कर सके। इसके पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करके वो आप लिख चुके हैं। इसके अलावा ये शोध कार्य में कुछ जर्नल्स, शोध जर्नल्स का प्रकाशन भी करा। ठीक, तो हमने इनकी स्थापना समझी, उद्देश्य समझे और कार्य समझे। अब कोई भी कार्य अगर करना है किसी भी बॉडी को, तो उसके लिए उसके कुछ डिपार्टमेंट्स होंगे, कुछ यूनिट्स होंगी जिनके थ्रू वो कार्य कर सकेंगे। तो अब हम बात करेंगे कि एनसीईआरटी इस कार्य को पूरा करने के लिए कौन सी यूनिट्स की मदद लेती है, ये यूनिट्स कौन कौन सी है। मैम हाँ, मैम ये शोध जर्नल्स का प्रकाशन करना, इसका क्या मतलब है? जो जर्नल्स जिसमें आप रिसर्च पेपर पब्लिश कराते हो, जो भी रिसर्चेस हो रही हैं रिसेंटली इंडिया में या अब्रॉड में, वो सारे रिसर्च पेपर्स के लिए इन्होंने कई जर्नल्स निकाले हुए स्टैंडर्ड के जर्नल्स हैं, जिसके काफी स्टैंडर्डाइज्ड रिसर्च को ही पब्लिश कराते हैं। तो वो रिसर्चेस जो है वो कोई भी पढ़ सकता है और Okay, उससे ma'am. इन्फ्लुएंस हो सकता है, उसको यूज कर सकता है। इकाइयां एवं प्रभाव। ओके मैम, थैंक यू। इसमें मोटे मोटे तौर पे देखें तो तीन तो यूनिट्स अलग अलग, आप कह सकते हो कि तीन बिल्कुल ही डिफरेंट यूनिट्स है। 5 जो है वो रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है। तो टोटल मिला के अगर हम देखें कि 8 ऐसी इकाइयां हैं जिनके अंतर्गत ये काम है। तो एनसीईआरटी में एक तो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, केंद्रीय राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान। दूसरा है आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन
टेक्नोलॉजी, केंद्रीय शिक्षा तकनीकी संस्थान, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है वोकेशनल एजुकेशन से रिलेटेड, सुंदरलाल शर्मा, पंडित सुंदरलाल शर्मा, केंद्रीय व्यावसायिक संस्थान। ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, खासतौर से पंडित सुंदरलाल शर्मा का काफी इंपॉर्टेंट है, ये संस्थान कहाँ है। वजह ये आपका दिल्ली में है, ठीक, ये एनसीईआरटी खुद इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी भी दिल्ली में है। तो बच्चा आमतौर पे जज करता है कि ये जो वोकेशनल एजुकेशन का सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन ये भी दिल्ली में होना चाहिए, मगर ये है भोपाल में, ठीक है, इस पे ध्यान देना, ये भोपाल में है। ये 3 संस्थान, इसके अलावा 5 जो है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, इनके भी अभी हम नाम लिख लेंगे, तो कुल मिला के 8 हो जाए। ये 3 5 जो रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है, पहला क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर, एक क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान मैसूर, भोपाल, चौथा भुवनेश्वर, एक रिसेंटली एक और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल एजुकेशन, यानी उत्तर पूर्व क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, नीरी, ये सबसे बाद में बना है 1995 में, ये शिलोंग में, शिलोंग में। तो टोटल इनकी जो यूनिट्स है वो 8 कह सकते हैं आप। सबसे पहले जो आपने स्टडी किया पंडित सुंदरलाल शर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, और ये 5 रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। क्लियर है? ओके, आगे चलते हैं, एक एक के बारे में हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे कि ये क्या कर रहे हैं। क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान अपने अपने क्षेत्र में जो है, इन 5 की अगर बात करें तो ये अपने अपने क्षेत्र में एनसीईआरटी की जो पॉलिसीज हैं उनको ही असिस्ट कर रहे हैं, इनको अलग से स्टडी करने की जरूरत नहीं, इनका काम वही है जो एनसीईआरटी इनको बता रही है।
हम 3 चीजों को अलग से डिस्क्राइब करेंगे, जिसमें मैम, सबसे एक बार पहले आपने जो पढ़ा था, हाँ, एक बार इकाइयां बता दीजिए। टोटल 8 इकाइयां और प्रभाग जिसको आप कहते हैं। 3 तो आपके सबसे पहले सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी जो कि दिल्ली में है, उसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन जो कि दिल्ली में है, तीसरा पंडित सुंदरलाल शर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन जो कि भोपाल में है। उसके अलावा ये 5 जगह रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है, आपका अजमेर में है, भोपाल में है, भुवनेश्वर में है और मैसूर में है। इसके अलावा 5वां जो सबसे बाद में खुला है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल एजुकेशन जो कि शिलोंग में नॉर्थ ईस्ट में है, जो और नॉर्थ ईस्ट के जो 7 सिस्टर्स है वहां पर ये SCRT का फंक्शन फुलफिल कर रहा है। तो हम अब उन 3 यूनिट्स की बात करेंगे कि इनका क्या क्या है काम। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान। कहाँ है? दिल्ली में। इसका काम है टीचर्स को, शिक्षक प्रशिक्षक यानी टीचर ट्रेनर, टीचर एडमिनिस्ट्रेटर यानी शैक्षिक शिक्षक प्रशासक। इन सब के लिए ये प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। तो इम्पोर्टेंट मतलब मेन अगर देखा जाए तो इनका काम है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को चलाना, जिसके लिए टीचर्स के लिए, टीचर ट्रेनर्स के लिए और टीचर एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन। और जो भी अद्यतन यानी जो आज तक जो कुछ भी जाना गया है, अद्यतन नवीनतम ज्ञान का प्रचार। एक राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान दिल्ली में है, इसका मेन काम ट्रेनिंग का है और दूसरा नॉलेज के एक्सपेंशन, नॉलेज के एक्सटेंशन जो थर्ड इसका पार्ट था इसका है। ठीक, एक पहली बात राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान हो गया। दूसरी यूनिट है आपकी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, केंद्रीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान। नाम से ही क्लियर हो जाता है कि इसका क्या काम होता है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी यानी शिक्षा के क्षेत्र में ICT को बढ़ावा देना। इसके अलावा ये बहुत सारे जो दूरदर्शन के लिए जो कार्यक्रम होते हैं, दूरदर्शन पर प्रसारण के लिए कार्यक्रम बनाना, का निर्माण। इसके अलावा ये बहुत सारे चार्ट मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल में चार्ट बनाना, टेप बनाना और दृश्य श्रव्य
सामग्री का निर्माण करना। केंद्रीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान दिल्ली का काम है कि शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी के यूज को बढ़ावा दे। इसके अलावा जो आप ई पाठशाला के जो प्रोग्राम्स होते हैं उसके लिए प्रोग्राम्स तैयार करना, चार्ट, टेप, ऑडियो विजुअल एड्स और जो भी टीएलएम है उनका निर्माण करना। ये केंद्रीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान का कार्य है और इसकी स्थापना जो है इसको और नोट कर लीजिए 1984 में। तीसरा आप जो बात करते हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा, केंद्रीय व्यवसायिक शिक्षा संस्थान। ये भी हम नाम से ही समझ सकते हैं, इसका काम है शिक्षा में व्यवसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना, व्यवसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना। बेसिकली ये माध्यमिक स्तर पर व्यवसायिक शिक्षा को बढ़ावा देता है। इसके अलावा दूसरा काम है इसका एक वर्ल्ड एजुकेशन एक सब्जेक्ट है, कार्य शिक्षा। कार्य शिक्षा का सभी स्तरों पर, प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर, कार्य शिक्षा का सभी स्तरों पर आयोजन करें। कार्य शिक्षा का सभी स्तरों पर आयोजन करना। ठीक, ये हमने तीनों इंस्टीट्यूट पढ़ लिए। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन का काम है कि वह सीआरटी के ही जो काम है उनको आगे बढ़ाता है और एक इम्पोर्टेंट काम ये है। इन तीनों को पढ़ने के बाद में जो 5 रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। हाँ हेलो मैम, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है इसकी स्थापना कब हुई थी? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी इसको थोड़ा देखना पड़ेगा क्योंकि मुझे इसकी सन मिली नहीं। ठीक है, ओके मैम, इसको आप भी देखिएगा, मैं भी देखूंगा। ओके मैम। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन से इनका जो भी काम है वो तो है ही, इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अभी आपने सुना है कि 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स चला है। रीजनल इंस्टीट्यूट एजुकेशन है, इनमें बहुत सारे टीचिंग प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट काम है 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड पाठ्यक्रम। इसके अलावा गाइडेंस एंड काउंसलिंग में डिप्लोमा, स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा, इस तरीके की बहुत सारी चीजें चलाते हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है इनका वो 4 वर्ष के इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम चलाना है। इंटीग्रेटेड का मतलब है कि 3 साल का बीए, आपका जो बीए या बीएससी होता है वो
प्लस बीएड, इनको कंबाइंड करके 4 साल का बीएड का पार्ट, ये लोग चलाते हैं। ठीक, क्लियर है? आगे बढ़े। जी मैम। लिखने दीजिए मैम। इसके अलावा 2-3 काम है, इसके अलावा 3 काम और जो इम्पोर्टेंट है, जो वर्ड है उनको बताना। राष्ट्रीय, ये कुछ कार्यक्रम है, इसको इकाइयों के बाद आप कर सकते हैं। कार्यक्रम, कुछ कार्यक्रम है जो कि एनसीईआरटी कराता है नेशनल लेवल पर। उसमें एक तो राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा कोई भी बच्चा जो 10th में पढ़ रहा है वो नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम में बैठ सकता है, एनटीएससी। और इसके 2 लेवल अब कर दिए गए। पहले तो सीधे राष्ट्रीय प्रतिभा नेशनल लेवल पे होता था, अब पहले राज्य स्तर पर होता है, और वहां से जो सेलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं उनका राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षा ली जाती है। ठीक, इसमें 2 चीजों की परीक्षा लेते हैं, एक तो है आपका सेट और दूसरा है मैट। दोनों 100 नंबर के होते हैं। इसको हम कहते हैं स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, और मैट यानी मेंटल एबिलिटी टेस्ट। हर राज्य को कुछ नंबर्स जो है, कुछ संख्या बता दी जाती है कि आप राज्य स्तर पर इतने लोगों को आगे एग्जाम में भेजेंगे। और नेशनल लेवल पे कुल 550 बच्चों को नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम के थ्रू सिलेक्ट किया जाता है और उनको स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है। 11th-12th में 1250 रुपए पर मंथ, और उसके बाद में ग्रेजुएशन में 2000 रुपए पर मंथ की स्कॉलरशिप इनको दी जाती है। अच्छा, ये किस सब्जेक्ट में होता है, किस सब्जेक्ट के बच्चों के लिए है? तो ये विज्ञान और सामाजिक अध्ययन या एसएसटी, सामाजिक विज्ञान, इंजीनियरिंग, और मेडिकल के छात्रों को प्रदान की जाती है। अब आप सोचोगे कि मेडिकल और इंजीनियरिंग कहाँ से आ गए, है ना? स्कॉलरशिप तो हम दे रहे हैं उनको 10th में, फर्स्ट ईयर इंटर में उन्होंने चाहे साइंस लिया हो या सोशल साइंस लिया हो। ठीक, जो बच्चे प्योर साइंस और सोशल साइंस से पढ़ रहे हैं उनको तो पीएचडी तक स्कॉलरशिप दी जाती है, और जो बच्चे उसके बाद बीटेक में या एमबीबीएस में निकल जाते हैं उनको पीजी लेवल तक, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक स्कॉलरशिप की व्यवस्था की जाती है। ठीक है, क्लियर? एक बार फिर से मैं बताती हूँ कि मैंने नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन के बारे में आपको क्या बताया। 10th लेवल का बच्चा जो है वो इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करता है। 2 लेवल पर ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर। स्टेट लेवल में नंबर्स हर स्टेट को बताया जाता है, उतने ही बच्चों को नेशनल लेवल के लिए सिलेक्ट किया जाता है। 2 एग्जाम्स होते हैं, स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट और मेंटल एबिलिटी टेस्ट, दोनों 100 नंबर के होते हैं। उनके बेसिस पर बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है, और नेशनल लेवल पर 550 बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है। ये बच्चे आगे चलकर चाहे विज्ञान विषय में जाए या सामाजिक विज्ञान में जाए या इंजीनियरिंग में जाए या मेडिकल में जाए, इनको ये फेलोशिप प्रदान की जाती है। और विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय में पीएचडी स्तर तक, और इंजीनियरिंग और मेडिकल के छात्रों को पीजी लेवल तक फेलोशिप दी जाती है। क्लियर? यस मैम। मैम क्लास ज्यादा लंबी हो गई आज।
काफी हो गई, खत्म हो रहा है। यस मैम, यस मैम। मतलब पहला काम हम मैम, लोग बस पढ़ा, होता है दूसरा ऐसे। काम। हाँ, एक तो ये सर्वे का आयोजन करते हैं नेशनल लेवल पर, और तीसरा काम जो ये करते हैं, एक जवाहर कहाँ हुई यार, 1 ही घंटा तो हुआ है। जवाहरलाल नेहरू विज्ञान प्रदर्शनी, इसका आयोजन किया जाता है, जिसमें पूरे देश से बच्चे जो हैं अपने अपने प्रोजेक्ट, अपने साइंस प्रोजेक्ट जो कि साइंस, मैथ या एनवायरनमेंट से रिलेटेड होते हैं, उनको राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत करते हैं नई दिल्ली में, और इनके बेसिस पर इनको नेशनल लेवल पर अवार्ड प्रदान किया। तो एक बार हम इनका कार्यक्रम देख लें। पहला हमने बताया राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा, इसके बारे में बताया है कौन दे सकता है, क्या क्या उसके प्रोविजंस है। दूसरा, ये सर्वे कराते हैं नेशनल लेवल पर, और तीसरा जवाहरलाल नेहरू विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन करा। तो हमने अध्ययन किया सबसे पहले एनसीईआरटी की स्थापना, फिर इनके उद्देश्य, कार्य, इनकी कौन कौन सी इकाइयां हैं, और ये कौन कौन से कार्यक्रम चलाते हैं। तो ये टोटल ओवरऑल एनसीईआरटी के बारे में पढ़ा। इससे ही रिलेटेड अगली संस्था है एनसीटी, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। इन दोनों के कामों में आमतौर पे बच्चों को काफी ओवरलैपिंग सी लगती है, क्योंकि ये भी प्रशिक्षण दे रहे हैं टीचर्स को और वो भी दे रहे हैं। तो हम इस चीज को क्लियरिफाई करते हुए अगली क्लास में एनसीटी का अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर में कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। यस मैम।